वेलकम टू संदीप स्टडीज़। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामर के पेपर फर्स्ट के पार्ट पहला मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे जावा के रिगार्डिंग जावा लैंग्वेज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलते हैं। सबसे फर्स्ट कुछ मेरे लिखे हुए हैं, उसी को हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको ध्यान में क्या रखना है इसके रिगार्डिंग कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सबको पता है। तो सब और जावा जेम्स गैसोलिन के द्वारा बनाई गई थी और 1995 के अंदर इसको मार्केट में आई थी। और ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूजेबल इसलिए क्योंकि गूगल अपने जो पूरे प्रोजेक्ट है वो जावा पे बनाता है और वर्ल्ड वाइड गूगल का सबसे ज़्यादा यूज है। तो इस वजह से जावा आज के टाइम पे मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इसीलिए अभी तक भी बनी हुई है। लेकिन अभी ज़्यादा जो यूज होने लग गया है धीरे धीरे, जैसे कैलकुलेशंस और कोडिंग के रिगार्डिंग ज़्यादा सिंप्लिसिटी जो लैंग्वेज प्रोवाइड करवा रही है वो प्रोवाइड करवा रही है पाइथन। तो धीरे धीरे जो यूज बढ़ रहा है, जिसका इंटरेक्शन वेब के साथ में कुछ ज़्यादा बेहतर बनता जा रहा है, वो बनती जा रही है पाइथन। क्योंकि जावा पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसका इंटरेक्शन वेब के साथ में बड़ा, जैसे इंटरनेट के साथ में काफ़ी अच्छा सही था। लेकिन अब धीरे धीरे जो मल्टी अपग्रेड होती हैं तो लैंग्वेजेस उस कंडीशन में जावा अभी भी हालांकि फ़िलहाल टॉप पोजीशन पे है, लेकिन पाइथन उसके मुकाबले और ज़्यादा मोर यूजेबल्स और मोर ज़्यादा उसका वाइड यूज़ बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो काफ़ी सिंपल है और इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं फीचर ऑफ जावा। जो जावा के कौन कौन से फीचर्स हैं, अभी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमने फर्स्ट पार्ट में जो फीचर्स पढ़े थे वो आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में मिले हैं, क्योंकि जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं वो सब के सब आपको जावा में मिलेंगे। उसके बाद में सिंपल है, क्योंकि उससे पहले जो भी लैंग्वेजेस बन रही थी, रूबी बन रही थी, C++, ये सब की सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के साथ में स्ट्रक्चर्ड भी था इनकी। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन जावा जैसे ही आई तो उसने उस सब को पूरे कोड को सिंपल कर दिया। उसके बाद में सिक्योर्ड है, इसके अंदर जो कोड वगैरह या जो प्रोग्राम लेके जाते हैं तो वो काफ़ी सिक्योर्ड हैं अदर लैंग्वेज की मुकाबले देखें तब तक। लेकिन पाइथन वगैरह और भी लैंग्वेजेस जनरेट हो रही हैं, लेकिन जावा फ़िलहाल भी काफ़ी अच्छी पोजीशन स्कोर किए हुए हैं, इसलिए और लैंग्वेजेस का इतना ज़्यादा स्कोप बन नहीं पाता। सिर्फ पाइथन का इसलिए बन पा रहा है क्योंकि वो काफ़ी सिंप्लिसिटी के साथ में है और उसके अंदर जो कोड वगैरह के लिए आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और उसका जो इंटीग्रेशन है आज के टाइम पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जो प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशंस वगैरह हो रहे हैं, जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो वो पाइथन का कुछ ज़्यादा आसान है जावा के मुकाबले, क्योंकि जावा पहले से चली आ रही है, उसके अंदर और चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, लेकिन पाइथन उसका बेहतर वर्जन है। उसके बाद में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और रोबस्ट है, उसके साथ ये पोर्टेबल है, मतलब कि आप पोर्ट के साथ में इसको यूज कर सकते हो। आर्किटेक्चर इसका न्यूट्रल है, डायनेमिक है और इंटरप्रेटेड किया जा सकता है लैंग्वेज को। हाई परफॉर्मेंस देती है किसी भी प्रोग्राम के साथ में। मल्टी थ्रेडेड है, एक साथ में कई थ्रेड चलाई जा सकती हैं इसमें, और डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा के फीचर्स हैं पूरे। सिक्योर्ड, सिंपल, पोर्टेबल्स, डायनेमिक्स, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस वगैरह, मल्टी थ्रेडेड वगैरह चलाने, तो ये इसके पूरे फीचर्स बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट हम एक एक फीचर्स की इसमें बात करेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे सिंपल। जावा इज़ वेरी इजी टू लर्न। तो जावा को सीखना काफ़ी आसान है, इसलिए जावा इजी है लर्न करने में। उससे पहले जो लैंग्वेजेस थी तो वो ज़्यादा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो उनके मुकाबले जावा सीखना थोड़ा आसान था, तो इसलिए जावा इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज। जावा सिंटेक्स इज़ बेस्ड ऑन C++। जो जावा का सिंटेक्स है वो किस पे बेस्ड है, जो C++ पहले से जो लैंग्वेज है उस पर बेस्ड है। जावा हैज़ रिमूव्ड मैनी कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयरली यूज फीचर्स या एग्जांपल, जैसे पॉइंटर्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया,
जैसे पॉइंटर्स हो गया, ऑपरेटर को ओवरलोडिंग्स हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, ईटीसी। ये सब क्या है कि इनको जो C++ के अंदर जैसे पॉइंटर्स वगैरह पुटअप किए हुए थे तो उनका ज़्यादा प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड बना देते थे, ऑपरेटर में ओवरलोडिंग कर देते थे, तो उससे या मल्टीपल इनहेरिटेंस वगैरह यूज़ किए जाते थे, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देते थे। तो इसके अंदर और उसको फंक्शंस हैं लेकिन उसको और अदर तरीके से बनाया गया और उनका काफ़ी सिंपल यूज़ बनाया गया। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा, जैसे कि और C++ है उसके अंदर तो गार्बेज कलेक्शंस वगैरह के लिए कमांड पास करनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शंस प्रोवाइड करवाता है। तो इससे ऑटोमेटिक जो भी रैम वगैरह होती है वो खाली हो जाती है, एक बार प्रोग्राम होता है तो वो छोड़ देता है उस मेमोरी को, तो वो क्या कहलाता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। मतलब कचरा एक जगह इकट्ठा कर होता है, आप लास्ट में कैचेज वगैरह को क्लियर कर सकते हो रैम को, तो वो उससे हट जाता है। नेक्स्ट फीचर्स है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वी कैन ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हमने फीचर्स पहले पढ़े थे कल C++ के रिगार्डिंग पार्ट फेस्ट के अंदर, तो वही फीचर्स आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा के अंदर देखने को मिलेंगे और उनका यूज़ भी उसी तरीके से होगा जैसे हमने कल जाना था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ डिफरेंट फीचर्स कौन कौन से रहते हैं? इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग और परसिस्टेंस, कंपोजिशंस एंड एग्रेशन एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पहले भी बता चुका हूँ और आप भी इसके लिए आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हो जो इसका मैंने बनाया था, तो इसके रिगार्डिंग आपको पूरी डिटेल से मिल जाएंगे सबके सब। और इसी के साथ में ये भी आगे आएंगे तो हम एक एक को फिर भी थोड़ा डिटेल से, ज़्यादा डिटेल से नहीं डिस्कस करेंगे तो नॉर्मली डिस्कस कर लेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशंस। इनकैप्सुलेशंस मैंने ये बताया था कि जो प्रोग्राम्स होते हैं तो उसके जो डेटा मेंबर्स हो गए और उसके जो डेटा फंक्शंस हो गए, मेंबर फंक्शंस हो गए, उनको एक ही उसमें कंबाइन कर देना, एक ही क्लास में कंबाइन करके उसको पैक कर देना, तो वो क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशंस। इट इज़ द मैकेनिज्म इन विच डेटा एंड फंक्शंस पुट टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। तो यही बात कर रहा है कि जो डेटा और फंक्शंस को हो गए साथ में पुटअप करके सिंगल यूनिट बना दे तो वो क्या कहलाती है? उसकी इनकैप्सुलेशन कहलाती है। ये एक विधि है जिसमें डेटा फंक्शंस को एक यूनिट में एक साथ में रखा जाता है। तो जो इनकैप्सुलेशन से एक विधि है, इसके अंदर क्या होता है? जो डेटा होता है और जो फंक्शंस होते हैं उन दोनों को क्या किया जाता है? एक साथ में रखा जाता है। दिस यूनिट इज़ कॉल्ड क्लास। और ये क्या कहलाती है? क्लास कहलाती है। जब डेटा और फंक्शंस को एक साथ में इनकैप्सुलेशन करके एक जगह पुटअप किया जाता है तो वो एक क्लास कहलाती है, जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। सेकंड फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा के तहत में अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या करता है कि जो अनहाइडिंग, जो काम की जो जानकारी नहीं है उसको क्या कर देते हैं? यूज़र से छिपा देते हैं। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट करना। इट इज़ टेक्निक टू क्रिएट ए न्यू वेल डिफाइंड डेटा टाइप्स यूजिंग डेटा हाइडिंग प्रोसेस। जब अनयूज डेटा को हाइड कर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहलाते हैं? और जो यूज डेटा होता है उसी को शो किया जाए तो वो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहलाते हैं अब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइडिंग क्या होता है? टू डिक्लेयर टू डेटा एंड फंक्शन ऑफ द क्लास या पब्लिक या प्राइवेट। तो डेटा हाइडिंग ये कह रहा है कि कौन सा आप मेंबर फंक्शंस वगैरह यूज़ करोगे, किस तरीके से जो आप प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें क्या शो करना है, क्या छुपाना है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? डेटा हाइडिंग कहलाता है। इन जनरल डेटा आर प्राइवेट एंड फंक्शंस आर पब्लिक। तो जनरल में इस तरीके से जो डेटा होता है वो प्राइवेट होता है और फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक होते हैं। इस कैटेगरी के अंदर जैसे अब्स्ट्रैक्ट किया हुआ हो किसी चीज़ को तो उसका जो डेटा होता है उसको प्राइवेट रखा जाता है जो डेटा होता है, और फंक्शंस होते हैं उसको पब्लिक पुटअप
किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट ये एक तकनीक है जो नए नए तरीक़ों से डेटा को क्रिएट करती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक टेक्निक है, इसके द्वारा जो नए नए डेटा होते हैं उसको क्रिएट किया जाता है, जो वेल डिफाइंड होता है, जिसमें मौजूद डेटा को हाइडिंग प्रोसेस के माध्यम से यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो डेटा होता है वो पूरा वेल डिफाइंड होता है और डेटा को हाइडिंग प्रोसेस के माध्यम से यूज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो इनहेरिटेंस, इट इज़ ए मैकेनिज्म बाय विच ए न्यू क्लास इज़ क्रिएटेड फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग क्लास। तो इनहेरिटेंस की रिगार्डिंग मैंने बताया था, जो पैतृक होते हैं कि कोई बेस क्लास है उससे कोई दूसरी क्लास बेस क्लास के डेटा या मेंबर फंक्शंस वगैरह को यूज करके नई क्लास बनाई जाती है, तो उसको हम डेराइव्ड क्लास बोलते हैं और इसको हम पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, बेस क्लास बोल सकते हैं। इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी, तो ये कोड होता है जो पहले से पेरेंट क्लास में जो कोड लिखा होता है उसको रीयूजेबल कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो डेटा होता है तो उसका जो फंक्शंस बार बार वो होते हैं, बार बार लिखने पड़ते हैं, तो इसको रीयूज किया जा सकता है, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ता। तो ये जो प्रोग्राम होता है उसकी साइज़ को भी कम करता है और उसकी साइज़ को कम करता है, तो इससे प्रोग्राम स्पीड से चल सकता है। इट इज़ यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और जो इनहेरिटेंस होता है इसके द्वारा जो रन टाइम से भी होता है पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया जा सकता है। डायनेमिक सॉफ्टवेयर पैटर्न्स होता है, जो इनहेरिटेंस होता है उससे डायनेमिक सॉफ्टवेयर वगैरह क्रिएट होते हैं, वो इनहेरिटेंस पे सपोर्ट करते हैं। डोंट सपोर्टेड मल्टीपल इनहेरिटेंस, लेकिन जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है उसको जावा सपोर्ट नहीं करता। जैसे मैंने कल बताया था, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस का एक टाइप्स होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि एक साथ में जैसे कि दो क्लास होगी उससे आप एक क्लास बना रहे हो, तो ये मल्टीपल कहलाता है। तो दो क्लासेस के फंक्शंस यूज करके आपने एक सिंगल क्लास ड्राइव्ड की, तो इसको ये सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को। एक्सटेंड्स कीवर्ड इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस, तो आपको ध्यान में रखना है जो इनहेरिटेंस के लिए जो जावा के अंदर कीवर्ड यूज़ किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, एक्सटेंड्स यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखें तो जैसे सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होगा, ये अपनी होगी क्लास ए, इससे हमने क्लास बना दी बी, इसके मेंबर फंक्शंस वगैरह या डेटा यूज करके हमने क्लास बना दी बी। तो ये बी क्लास बनाई है, उसको तो हम बोलते हैं डेराइव्ड क्लास, और जो क्लास पहली बनी उसको हम बोलते हैं बेस क्लास। उसके बाद में जैसे कोड कैसे लिखोगे आप, कोई पब्लिक डिफाइन कर दिया आपने क्लास ए को और इसके अंदर कोई फंक्शंस वगैरह डिफाइन कर दिया। अब पब्लिक क्लास भी एक्सटेंड की जाती है, एक्सटेंड्स यूज़ करके, और क्लास ए लिखा जाता है कि मतलब आप कौन सी क्लास से यूज़ करना चाह रहे हो। तो हम यूज़ करना चाह रहे हैं क्लास ए से यूज करना चाह रहे हैं क्लास बी के अंदर, तो क्लास ए यहाँ पे बेस क्लास कहलाएगी और क्लास बी यहाँ पे डेराइव्ड क्लास कहलाएगी। तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड जो फीचर्स आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसका हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि एक ही फंक्शंस को कई रूप में यूज करना। जैसे एक ही फंक्शंस के मल्टीपल यूज होते वो क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। मैनी मीनिंग्स ऑफ ए सिंगल नेम एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। या तो कोई ऑपरेटर या कोई नेम्स हो उसके मल्टीपल यूज किए कर रहे हो और उसको डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग तरीके से यूज कर पा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे एग्जांपल आएगा तो मैं बताऊँ। पॉली का अर्थ होता है मैनी, मोर का मतलब होता है फॉर्म्स, और फिज्म का अर्थ होता है डिज़ाइन करना। मैनी फॉर्म्स डिज़ाइन करना आपको एक ही फंक्शंस का डेटा या मेंबर्स का यूज़ करके, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके से पॉसिबल है। एक पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म,
जैसे आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो लास्ट में एग्जीक्यूट करने के लिए, तब भी पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। एक होता है कि आप रन करा रहे हैं इंटरप्रेटर वगैरह का यूज़ करके, आप प्रोग्राम को रन करवा रहे हो, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बनता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप्स का होगा, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा क्या क्या किस से किया जा सकता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? मेथड को ओवरलोड करके कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किया जा सकता है, या ऑपरेटर को ओवरलोड करके भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट किया जा सकता है। मेथड को ओवरलोड करके सिर्फ रन टाइम मेथड ओवरलोड करके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किया जा सकता है, ऑपरेटर ओवरलोड करके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं किया जा सकता। तो आपको ये ध्यान में रखना। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँ तो मैसेज पासिंग की। मैसेज पासिंग इज़ द कोर कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउ ऑब्जेक्ट टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू मेथड क्लास। तो मैसेज पासिंग क्या है? कोर कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और ये किसको अलाउ करता है? ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। जो मैसेज वगैरह होते हैं एक दूसरे के थ्रू इसमें अलाउ करता है, तो ये मैसेज पासिंग कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या होता है? परसिस्टेंस रेफर टू एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव ऑब्जेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो परसिस्टेंट क्या करता है कि ये एक तरीके की एबिलिटी है कि आप कोई भी प्रोग्राम को स्टोर कर सको या रिट्रीव कर सको। मतलब कि आप पहले कोई प्रोग्राम आपने स्टोर किया और इसको आपको जब ज़रूरत हो तो आप उसको वापस रिट्रीव कर सको। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होगा तो उसको हम क्या कहलाएंगे? परसिस्टेंस कहेंगे। इनपुट आउटपुट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, और इसके अंदर क्या होता है? जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो परसिस्टेंस रेफर करता है, परसिस्टेंस किस को रेफर करता है? जो आपने पहले प्रोग्राम को स्टोर किया है उसको वापस रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस से। और इनपुट आउटपुट डेटा होते हैं डेटाबेस में, तब आपको परसिस्टेंस चेक किया जाता है। नेक्स्ट फीचर है कंपोजिशन एंड एग्रीगेशंस। कंपोजिशन एंड एग्रीगेशंस क्या होता है? तो इसकी हम बात करते हैं। व्हेन ए क्लास इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड कंपोजिशन। जब एक क्लास को कंपोज्ड किया जाता है, जब एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास के साथ में, जब एक क्लास को एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट के साथ में कंपोज्ड किया जाता है, अनदर क्लास इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो जो दूसरी क्लास बनती है वो क्या कहलाती है? कंपोजिशन क्लास कहलाती है। अल्टरनेटिव वे टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, और इसका मेन जो मकसद देखना हो तो क्या किस लिए किया जाता है ऐसा? मल्टीपल इनहेरिटेंस क्रिएट करने के लिए कंपोजिशन किया जाता है। इनकैप्सुलेशन ऑफ डेटा एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास इन ए सिंगल क्लास, तो एक तरीके का कंपोजिशन है। जब इनकैप्सुलेट करते हैं डेटा और ऑब्जेक्ट्स को अनदर क्लास के एक सिंगल क्लास में, तो ये कंपोजिशन हो गया। वाइल एग्रीगेशन इज यूजुअली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पॉइंटर और रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। और एग्रीगेशंस के अंदर तब इम्प्लीमेंट किया जाता है जब पॉइंटर्स को रेफरेंस किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एग्रीगेशंस के अंदर रेफरेंस यूज किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अनदर क्लासेस से या पॉइंटर यूज किए जाते हैं, तो वो एग्रीगेशंस होता है। और वो पूरा ही ऑब्जेक्ट और डेटा यूज कर लिया जाए अनदर क्लास क्रिएट करने के लिए, तो वो कंपोजिशन कहलाता है। एग्रीगेशन इज़ द वीकर फॉर्म ऑफ कंपोजिशन। तो एग्रीगेशन है वो वीकर फॉर्म है, तो क्योंकि इसके अंदर पॉइंटर और रेफरेंस यूज़ किया जाता है, ना कि पूरी क्लास, तो उसको रेफरेंस की तरह से यूज़ किया जाता है जो पहले से क्लास होती, तब ये एग्रीगेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का,
जावा में जेनरिक प्रोग्रामिंग। तो जेनरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? जेनरिक इन जावा इज़ लाइक हैविंग ए मैजिक बॉक्स दैट कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स। तो जेनरिक प्रोग्रामिंग इसलिए बोलते हैं कि एक तरीके की जादुई भाषा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के मैजिक बॉक्स, मतलब कि इसमें डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज होते हैं। तो इस जो प्रोग्राम वगैरह लिखने के लिए या बनाने के लिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप के फीचर्स इसमें क्रिएट किया, जैसे थ्रेड हो गई, इनहेरिटेंस के मल्टीपल टाइप्स हो गए, और उनका भी अलग तरीके से यूज़ हो गए। तो ये क्या है कि एक तरीके की जेनरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए बोला जाता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा वाइड यूज़ है और प्रोग्राम यूज़र के मन मुताबिक लिखा जाता है, तो इसलिए जेनरिक प्रोग्रामिंग से। मोर देन वन क्लासेस हैविंग सेम बॉडी बट डेटा टाइप आर डिफरेंट देन वी रेफर टेम्पलेट प्रोग्रामिंग। जब एक क्लास हो, उसका नाम सेम हो, उसकी बॉडी सेम हो, बट उसका जो डेटा टाइप्स है वो डिफरेंट हो, तो वो एक तरीके का टेम्पलेट प्रोग्रामिंग कहलाती है। जैसे पब्लिक क्लास एरे टी और प्राइवेट टी एक्स और फंक्शंस है। तो एरे इंटीजर पुटअप कर दिया आपने डेटा टाइप्स का, इंटीजर एरे इक्वल्स टू न्यू एरे डिफाइन कर दिया, और एरे फ्लोट एरे न्यू एरे डिफाइन कर दिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि जेनरिक प्रोग्रामिंग, इसके अंदर जो टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, कि टेम्पलेट एक तरीके से पहले से इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है कि ऑटोमेटिक वो पिकअप कर लेगा उसको। जैसे आपने कोई कोड टाइप किया, उसको डिफाइन किया, तो जब तक आप उसको सही नहीं करोगे तो आपको एरर बताता रहेगा। तो ये इसके जादुई फंक्शंस हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो हर चीज़ में ही यूज़ होते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो पर उसके टाइम पे फीचर्स के अकॉर्डिंग ये जेनरिक प्रोग्रामिंग का एक फीचर्स है इसका। नेक्स्ट इसका फीचर्स है पोर्टेबल। दिस जावा फीचर इज़ यूज राइट वंस रन एनीवेयर। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम आपने कहीं पे भी किसी भी कंप्यूटर में लिखा, सपोज तो आप प्रोग्रामर हो, तो आपने क्या एक प्रोग्राम लिखा जावा के अंदर, तो आप उस प्रोग्राम को पेन ड्राइव में डालकर और किसी दूसरे उस पर भी चला सकते हो सिस्टम पे। तो ये एक तरीके का क्या है कि पोर्टेबल फीचर्स है। पहले जैसे C++ के अंदर क्या होता था कि आपने कोई प्रोग्राम लिख दिया तो वो उसके अंदर ही लिखा हुआ रह जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। जैसे आप यदि आप उसका C++ का प्रोग्राम, अब तो धीरे धीरे आने लग गई है कि आप प्रोग्राम सेव करके दूसरे के अंदर चला सकते हो, लेकिन पहले ये पोर्टेबल फीचर्स होते हैं ना, नहीं थे, तो जावा में ये पोर्टेबल फीचर्स आ गया था। द बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी डिवाइस या प्लेटफॉर्म दैट हैज़ ए जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल। और जो बाइट कोड होता है उसको भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है इसके अंदर, जैसे कि बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी डिवाइस। तो इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोग्राम्स होता है वो सीधा कर्नल से कनेक्टेड नहीं होता है, उसके बीच में क्या होता है कि बाइट कोड होता है। तो बाइट कोड रन करना होता है तो वो किसी भी डिवाइस पे रनिंग हो जाता है। तो एक बबल के अंदर प्रोग्राम रन होता है पहले वर्चुअल मशीन पे, और उसके बाद में एग्जीक्यूशन देता है। प्लेटफॉर्म दैट हैव जावा वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल। तो वो क्या कर देती है कि बीच के अंदर सिस्टम के अंदर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर देती है, और जो प्रोग्राम को सेव करती है वो बाइट कोड की फॉर्मेट में सेव करती है, और उसी बाइट कोड प्रोग्राम को अपने जावा JVM पे चला के देखती है, जावा वर्चुअल मशीन पे। तो इसलिए इसका जो ये फीचर्स है पोर्टेबल बन जाती है। नेक्स्ट फीचर्स है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म पे ये डिपेंड इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही कोई सिस्टम्स हो गया उसके बीच में JVM आ गया, तो यहाँ पे द एबिलिटी ऑफ जावा प्रोग्राम टू रन एनी प्लेटफॉर्म दैट है जावा वर्चुअल मशीन JVM बोलते हैं, इंस्टॉल्ड विदाउट रिक्वायरिंग एनी मॉडिफिकेशंस ऑफ द कोड। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने यदि कोई जावा कोड आपके पास में है तो आपने जावा कंपाइलर को कॉल किया जावा C, और जावा C कंपाइलर क्या करता है बाइट कोड को कॉल करता है जिसमें डॉट क्लासेस डिफाइन होती हैं, और उसके लिए जो बाइट कोड होते हैं JVM जावा वर्चुअल मशीन विंडो का विंडो पे चल सकता है, लाइनक्स का लाइनक्स पे चल सकता है, और मैक का मैक पे चल सकता है। तो इसमें जैसे जिस तरीके का बाइट कोड आपका लिखा होगा तो इसी तरीके से वो रन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट फीचर्स है सिक्योर्ड।
तो सिक्योर्ड के तौर पे आप देखोगे तो नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स है इसके अंदर। तो ये पूरी तरीके से सिक्योर्ड, जैसे पॉइंटर वगैरह सी प्लस प्लस का फीचर्स है पॉइंटर, तो वो इसके अंदर नहीं है। इम्प्लिसिट बाय कंपाइलर, और ये कंपाइलर के द्वारा इम्प्लिसिट की जा सकती है और एक्सप्लिसिट की जा सकती है यूज़र के द्वारा। और ये इम्प्लिसिट कंपाइलर के द्वारा इम्प्लिसिट की जा सकती है और यूज़र के द्वारा एक्सप्लिसिट की जा सकती है। जावा प्रोग्राम रन इनसाइड ए वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स, और इसके अंदर जावा प्रोग्राम को जो रन कराया जाता है तो वो जावा वर्चुअल मशीन के अंदर करवाया जाता है। जैसे सी प्लस प्लस एप्लीकेशन है तो वो सीधा किससे इंटरेक्ट करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन करती है। लेकिन जावा जो एप्लीकेशंस होती है तो उसके बीच में JVM क्रिएट होता है, जावा वर्चुअल मशीन्स, और उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है। तो जो बाइट कोड होता है जावा एप्लीकेशंस का वो JVM के अंदर ही रन हो जाता है, और JVM में रन होने के बाद में वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन करता है। तो इसलिए इसका ये जो बीच वाला पार्ट है इसको निकाला जा सकता है। और यदि आप इसका ये कोड निकालोगे तो ये फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर वो दूसरे उसके अंदर रन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जैसे इसमें क्लास लोडर होगी। क्लास लोडर इन जावा इज़ द पार्ट ऑफ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसको हम JRE बोलते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। क्या करता है कि जो क्लास होती है उसको लोड करता है जावा के अंदर, विच इज़ यूज टू लोड जावा क्लासेज इनटू द जावा वर्चुअल मशीन डायनेमिकली। और ये क्या करता है कि जो जावा क्लासेस होती हैं तो जावा वर्चुअल मशीन पर डायनेमिकली रन की जा सकती हैं। तो क्लास लोडर्स होती हैं तो जावा के अंदर पार्ट होती हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का, JRE। और इसको किस पे यूज किया लोड किया जा सकता है, जावा क्लासेस को जावा वर्चुअल मशीन्स पर डायनेमिकली रन किया जा सकता है, जो क्लास लोडर्स होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो बाइट कोड वेरीफायर, इट चेक द कोड फ्रेगमेंटेड फॉर इलीगल कोड दैट कैन वायलेट एक्सेस राइट ऑन द ऑब्जेक्ट्स। बाइट कोड वेरीफायर क्या करता है, ये चेक करता है कोड को, फ्रेगमेंट को, फॉर इलीगल कोड्स वगैरह होते हैं तो उसको क्या कर देता है, वायलेट कर देता है एक्सेस को, और राइट टू ऑब्जेक्ट्स। सिक्योरिटी मैनेज का काम करता है, इट डिटरमाइन व्हाट रिसोर्सेज ए क्लास कैन एक्सेस सच एज रीडिंग एंड राइटिंग टू द लोकल डिस्क। जैसे ये छोटे छोटे फीचर्स बता रहा है उसके कि बाइट पहले जो क्लास लोडर होता है वो क्लास को लोड करता है उसके अंदर, जैसे जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया JRE के अंदर जाएगा तो वो क्लास को लोड करेगा। उसके बाद में फिर जो बाइट कोड वेरीफायर होगा तो वो बाइट कोड को वेरीफाई करेगा कि जैसे वो उसमें चला गया तो उसके बाद में उसको वेरीफाई करके ये बताएगा कि यदि उसके अंदर कुछ भी इलीगल कोड वगैरह होगा तो उसके एक्सेस को वॉयलेट कर देगा, अदरवाइज राइट टू ऑब्जेक्ट को राइट कर देगा। सिक्योरिटी मैनेजर क्या करेगा, जो सिक्योरिटी को चेक करेगा, इट डिटरमाइन द रिसोर्सेज ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस सच एज रीडिंग एंड राइटिंग टू द लोकल डिस्क। तो ये सिक्योरिटी को मैनेज करेगा कि उसको किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से राइट करना है लोकल डिस्क के अंदर। जावा लैंग्वेज प्रोवाइड दी सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट, और जावा जो लैंग्वेज है वो ये जो सिक्योरिटी है बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करवाती है। तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा से कुछ उसमें बनाना नहीं पड़ता, ये आपको उसमें पहले से प्रोवाइड करवाती है जावा इनबिल्ट। सम सिक्योरिटी कैन बी आल्सो प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन डेवलपर एक्सप्लिसिटी थ्रू SSL या JWS या क्रिप्टोग्राफी ETC का यूज़ करते हुए कुछ एक्सप्लिसिटी यूज़र्स के द्वारा भी प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, लेकिन जो मेन रिक्वायर्ड होती हैं वो उसके अंदर पहले से इनबिल्ट आपको मिल जाती हैं। लेकिन यूज़र्स अपने यूजेबल के हिसाब से जैसे SSL का यूज़ करके जैसे इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह के और भी कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट वगैरह को इनक्रिप्ट करना हो या डिक्रिप्ट करना हो किसी क्लासेस को,
हाइड करना हो वगैरह, ये सब यूज करके भी आप उसमें एक्सप्लिसिटली सिक्योरिटी मैनेजर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रोबस्ट। रोबस्ट मतलब मजबूत, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग। तो ये एक तरीके की मजबूत लैंग्वेज है और अभी तक ज़्यादा यूजेबल हो रही है पिछले 25 से 30 सालों से, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा और वाइड एंगल पे, वाइड एरिया पे यूज़ हो रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ आप देख सकते हो। गूगल यदि आप हर जगह यूज़ हो रहा है तो जावा की वजह से ही वो यूज़ हो पा रहा है। इट यूजेज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ गार्बेज कलेक्टर। और ये क्या यूज़ करता है? स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट यूज़ करता है जो गार्बेज कलेक्शंस करने के लिए। देयर इज़ द लैक ऑफ पॉइंटर दैट अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। और ये क्या करता है? जो पॉइंटर्स होता है, जो C++ का फीचर्स है, तो इसमें वो नहीं होता, तो इसकी वजह से ये जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आती हैं पॉइंटर की वजह से, तो उसको अवॉइड कर देता है, तो उससे बच जाता है। जावा प्रोवाइड ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शंस। तो जावा किसको प्रोवाइड करवाता है? जो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शंस होता है उसको आपको प्रोवाइड कराता है। देयर आर एक्सेप्शन हैंडलिंग। और जो जावा का एक फीचर्स होता है एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकता है। जो रोबस्ट करके तो एक्सेप्शंस वगैरह क्रिएट होते हैं तो उसको हैंडल करने की ताकत इसके अंदर होती है। दे टाइप चेकिंग मैकेनिज़्म इन जावा। और ये एक चेकिंग मैकेनिज़म्स प्रोवाइड करवाती है कि चेक कर सकती है कहाँ पे एरर वगैरह है, उसको फाइंड आउट कर सकती है। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा का, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। और तो ये एक तरीके से आर्किटेक्चर पे डिपेंड नहीं है, उससे न्यूट्रल्स है, किसी में भी आप चलाओगे उसमें चल जाएगी। देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर्स। मतलब कि आप पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पे डिपेंड नहीं है कि ये ऐसा होगा तभी ये चलेगी, वैसा होगा तभी ये चलेगी। तो आर्किटेक्चर बेस्ट नहीं है, आप इसको नॉर्मली चला सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल द साइज ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स इज फिक्स्ड। और इसके अंदर जो साइज होती हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप्स के जो डेटा होते हैं इसके फिक्स होते हैं। नेक्स्ट फीचर है इंटरप्रेटेड। जो लैंग्वेजेस है उसको इंटरप्रेटेड किया जाता है। सोर्स कोड इज कंपाइल्ड बाय द जावा कंपाइलर। जो सोर्स कोड होता है उसको कंपाइल किया जाता है किसके द्वारा? जावा कंपाइलर के। जैसे कोई भी प्रोग्राम आपने देखे होंगे, आपने नाम सुना होगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? जैसे लाइन, कोई भी कोड आपका लिखा हुआ है, इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी लाइनें होती हैं, तो ये क्या करेगा? इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता है। और C++ में क्या होता है कि पहले पूरा कंपाइल करता था, कंबाइन करते थे, एग्रीगेशन में कंपोज्ड बोल सकते हैं आप उसको एक तरीके से। पहले पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता था, कंबाइन करता था, और उसके बाद में उसको कंपाइलर मतलब एग्जीक्यूट पे ले जाते थे, वो कंपाइल करता था, एक साथ में पूरे प्रोग्राम को रीड करता था और उसके बाद में उसका आंसर शो करता था। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते थे। जैसे 10 लाइन का आपने कोड लिखा तो लाइन बाय लाइन आप लाइन लिखते जाओ और वह उधर आप उसके रिजल्ट में देख सकते हो, आपको उसका वो रिजल्ट इंटरप्रेट कर देगा। सोर्स कोड इज कंपाइल्ड किया जाता है बाय द जावा कंपाइलर जावा सी इनटू ए बाइट कोड फाइल्स। तो जो सोर्स कोड आपका लिखा जाता है तो उसको किस जावा कंपाइलर जावा सी की हेल्प से कंपाइल्ड किया जाता है, तब जाके वो किस में कन्वर्ट होता है? बाइट कोड फाइल्स के अंदर। आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आपने उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने से वो किस में कन्वर्ट हो गया? बाइट कोड फाइल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कि वो एक बाइट कोड बन चुका है। दिस बाइट कोड फाइल हैव ए डॉट क्लास एक्सटेंशन। और ये बाइट कोड फाइल्स होती है, इसका डॉट क्लास एक्सटेंशन होता है। इंटरप्रेटर के अंदर आप देखोगे तो ये
जो बाइट कोड फाइल्स होती है उसका डॉट क्लास एक्सटेंशन से जो बाइट कोड फाइल बनाई जाती है तो उसको किससे डिफाइन किया जाता है, उसके अंदर जावा के अंदर डॉट क्लास एक्सटेंशन से डिफाइन किया जाता है। जो एक्सटेंशन होता है बाइट कोड फाइल्स का तो वो क्या होता है, जो बाइट कोड बनती है डॉट क्लास एक्सटेंशन से उसको डिफाइन किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। द जावा वर्चुअल मशीन JVM देन इंटरप्रेट द बाइट कोड एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड। जो जावा वर्चुअल मशीन्स होती है वो क्या करती हैं, जैसे JRE की जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया, जो फुल फॉर्म होती है आपको इनको ध्यान में रखना, आगे हमारे ज़्यादा यूज होंगे। जैसे हमने जो अभी पीछे पढ़ा पूरा उसको थोड़ा अब ध्यान में रखना। अभी जैसे मैंने पिछले पेज में ही आपको ये बताया है, जैसे जावा वर्चुअल सैंडबॉक्स है तो जावा ये बीच वाला पार्ट JVM होता है इसके अंदर। तो इस JVM के अंदर जावा इसी की पार्ट नहीं कर सकते, इसी के फीचर्स आप बोल सकते हो। जैसे क्लास लोडर्स हो गया, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट्स हो गए, JRE हो गया, ये जावा वर्चुअल मशीन्स का ही यूज़ करते हैं। क्लास को लोड करते हैं इसके अंदर, और जावा वर्चुअल मशीन्स के अंदर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट JRE पार्ट होता है क्लास लोडर्स का ही, जो क्लास लोड करने में मदद करता है। उसकी जावा वर्चुअल मशीन्स में रन कराने के लिए पहले ये फीचर्स किए जाते हैं सब के सब, कि उसको सबसे फर्स्ट तो बाइट कोड लिखा गया, कंपाइल किया गया उसको कंपाइलर की मदद से। और अभी जो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे जो जावा कोड सोर्स कोड भी बोल सकते हैं आप, कोई भी आपका प्रोग्राम लिखा गया यहाँ पे सोर्स कोड फाइल बोल सकते हैं, इसको जावा कोड बोल सकते हैं। यहाँ पे उसको पहले लिखा गया, उसके बाद कंपाइलर आता है, कंपाइलेशंस का प्रोसेस आता है, तो वो क्या करता है, ये सोर्स कोड होता है उसको कंपाइल कर देता है, और कंपाइल करने के बाद में ये क्या बन जाती है, बाइट कोड, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। अब ये बाइट कोड आप पोर्टेबल है, इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, आप किसी दूसरे सिस्टम पे ले जाओ और वहाँ पे उसको रन कर सकते हो। विंडो, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग आपका जावा वर्चुअल मशीन्स होगी और उस पर आपका ये बाइट कोड रन हो जाएगी। तो इसलिए ये पोर्टेबल इसका फीचर्स बना था। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका बाइट कोड बना, अब बाइट कोड क्लास है तो आपका जावा वर्चुअल मशीन्स के अंदर जाएगा, तो उसके अंदर ये फंक्शंस होते हैं, जैसे जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया, क्लास लोडर हो गया, ये सब उसी के अंदर चलते हैं। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का ही पार्ट है जो क्लास लोडर है, तो जो रन हो रहा है तो उसके अंदर जो इन्वायरमेंट जो क्रिएट करा जा रहा है, तो वो क्या किया कि जो आपकी डॉट क्लास का एक्सटेंशन का जो बाइट कोड बना था उसको ले जाएगा क्लास लोडर, और वो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर उसको लोड करेगा, और उसके बाद में उसका एग्जीक्यूशन शुरू होता है आगे। तो उसको मैं बताऊं तो आपको कहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे द जावा वर्चुअल मशीन्स के बाद में वो प्रोग्राम जावा वर्चुअल मशीन्स में गया। अब वो क्या करेगा, जितना भी सोर्स कोड लिखा है तो उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट क्या करता है कि अभी जो मैं बता रहा था कि आपको पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके अंदर जैसे कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं तो बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उसके अंदर जो कोड की जो लाइनें होती हैं लाखों भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा लाइनें होती हैं। तो छोटा प्रोग्राम भी होगा तो उसमें भी मल्टीपल्स 100 में हो सकती हैं या मल्टीपल थाउजेंड्स के अंदर हो सकती हैं। तो इतना होता है, तो उसके साथ में यदि कंपाइलेशंस के थ्रू एग्जीक्यूट कराओगे तो क्या करेगा, वो पूरा एक साथ में पूरा कंपाइल करेगा, उसके बाद में एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन्स के अंदर आप JVM से एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो जैसे C++ का क्या फीचर्स होता है, तो उसके अंदर बीच के अंदर जैसे कि आपका सोर्स कोड हो गया सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, तो ये सीधा क्या करेगा, पहले पूरा कंपाइलेशंस करेगा, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन करेगा। इसके अंदर क्या करेगा, जैसे कि आपका जो क्लास का बाइट कोड हो गया, जैसे आप JVM के अंदर ले जाओगे तो JVM का JRE जो पार्ट है वो इसको क्लास को रन करवाने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएगा पूरा,
और वहाँ पे क्या होगा, लाइन बाय लाइन ये कोड वो उसमें कन्वर्ट होगा, रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, और उसके बाद में इसको ट्रांसलेट करके वो मशीन पे ले जाता रहेगा। जैसे कि JVM इंटरप्रेट करता जाएगा बाइट कोड को एंड ट्रांसलेट इनटू द मशीन कोड, और इंटरप्रेट एक लाइन्स को इंटरप्रेट करके साथ के साथ ये इसमें किसमें इंटरेक्शंस करवाएगा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगा उसके साथ में इंटरेक्शंस करवाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमेशा किसके साथ में इंटरेक्शंस करता है, वो करता है हमेशा मशीनी कोड के अंदर। मशीनी कोड बोल सकते हैं आप 0-1 के फॉर्मेट के अंदर इंटरेक्शंस करता है। जो मशीन कोड होता है वो एक अलग ही होता है, वो सिर्फ बाइनरी कोड पे चलता है। तो जो आपका प्रोग्राम किसी में भी लिखा हुआ हो उसको सीधा इंटरप्रेट करने के बाद जब आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके साथ में कर्नल के साथ में इंटरेक्शन करोगे तो उसमें किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा उसको। उसके बाद में नेक्स्ट JVM इज यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रेशंस। तो हम जावा वर्चुअल मशीन्स को कह सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन है इंटरप्रेशंस का, क्योंकि इसका काम क्या होता है, जैसे आपने जावा रन टाइम JRE ने उसने उसने प्रोग्राम उसमें लोड किए, उसके बाद में JVM क्या कर रहा है, इंटरप्रेट करता जा रहा है, लाइन बाय लाइन उसको इंटरप्रेट करता जा रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रेशंस। तो ये कॉम्बिनेशंस हो गए इंटरप्रेशंस के। जस्ट इन टाइम एंड जस्ट इन टाइम JIT बोल सकते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कंपाइलेशंस टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस। और इसके अंदर जो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशंस हैं तो उसको किसके लिए अचीव किया जा सकता है, एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए अचीव किया जा सकता है। तो जस्ट इन टाइम्स होता है JIT हो गया। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशंस किसके लिए अचीव किया जा सकता है, एक बेटर परफॉर्मेंस लेने के लिए JIT किया जा सकता है। JIT compilations involves translating part of the bytecode into native machine code at runtime। तो जस्ट इन टाइम क्या होता है, जैसे कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरप्रेशंस हो गए, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशंस किसमें मदद करेगा आपकी, जो आपने अभी प्रोग्राम को इंटरप्रेट किया। तो जस्ट इन टाइम इसलिए बोलते हैं कि वो साथ के साथ उसको उसमें कन्वर्ट करता जा रहा है। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशंस से क्या होगा, अचीव द बेटर परफॉर्मेंस। तो इससे स्पीड बढ़ जाएगी, एक साथ में पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इन कंपाइलेशन इन्वॉल्व टारगेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग पार्ट्स। तो ये क्या करता रहेगा, साथ ही साथ ट्रांसलेट करता रहेगा पार्ट्स ऑफ बाइट कोड की। जो बाइट कोड है उसको साथ के साथ में उसके नेटिव मशीन कोड के अंदर रन करता जाएगा कि आपका जो कोड इसमें आपने जैसे इंटरप्रेट क्या करके दे रहा है, जो JRE के अंदर जो क्लास लोडर है, जो JRE के अंदर जो क्लास लोडर है उसमें प्रोग्राम लोड किया हुआ है। क्लास लोडर ने क्या किया, प्रोग्राम JRE के अंदर चला दिया। अब JVM क्या कर रहा है, उसको रन करवा रहा है। तो JVM उसको इंटरप्रेट करता जा रहा है, प्रोग्राम इंटरप्रेट करता जा रहा है। तो उसमें किससे इंटरेक्शन कर रहा है, वो सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है तो तब क्या चल रहा है, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन चल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, जस्ट इन टाइम चलेगा। जैसे इंटरप्रेट के लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में चल रही है तो वो सीधा और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंडा है कि उसको पूरा प्रोग्राम कंबाइन करना पड़ेगा, कंबाइन करेगा तब जाके उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, जस्ट इन टाइम क्या करेगा, जो बाइट कोड है उसको नेटिव मशीन कोड में, मतलब कि जो मशीन कोड है उसमें साथ ही साथ बदलता जाएगा। और उसके बाद में जैसे पूरा बदल जाएगा तब जाके उसको कंबाइन करके रन करवा देगा। मशीन कोड एट ए रन टाइम विच कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव एग्जीक्यूशन स्पीड। अब इसमें क्या होता है, सपोज करो पहले आपका बाइट कोड होता है और वहीं पे कंपाइल करता, तो वह क्या करता, पूरा कंपाइल करता, फिर इसको मशीन पे भेजता, और फिर मशीन पे भेजता तो मशीन क्या करता, फिर उसको एक एक लाइन को फिर कंपाइल करना शुरू करता। तो इसमें डबल टाइम लगता। इंटरप्रेटर ने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही इंटरप्रेट करता गया उसको JVM मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो इसने सीधा क्या किया, यहाँ से उसको उठाया और इसको सीधा जस्ट इन टाइम के साथ में इसको स्टोर करता गया।
अब उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा, सीधा सीधा कंबाइन करता था। जितनी भी लाइन, जितना भी कोड इंटरप्रेट होके आ रहा है पूरा एक साथ में जैसे ही इंटरप्रेट होना कंप्लीट होगा तो वो पूरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और वो कंपाइल हो जाएगा। तो रन टाइम के अंदर क्या करता है, सिग्निफिकेंटली एग्जीक्यूशन की स्पीड है उसको इम्प्रूव कर देगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि पहले सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड आपने लिखा जावा सी कंपाइलर की मदद से, आपने सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइट कोड के अंदर, जिसको हम डॉट क्लास एक्सटेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बाइट कोड है वो किस में जाता है, वो जाता है JVM के अंदर, जावा वर्चुअल मशीन्स के अंदर। और जावा वर्चुअल मशीन्स के अंदर क्या होता है, JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये डॉट एक्सटेंशन जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर क्लास लोडर्स की मदद से चलती है। जब क्लास लोडर की मदद से इसमें चलती है तो इंटरप्रेटर ने क्या किया, जो सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल्स होता है उसके साथ में इंटरप्रेट करता जाएगा और वह जो कोड है उसमें इंटरप्रेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देता जाएगा और वो क्या करता जाएगा, इसको कंपाइल करता जाएगा, साथ ही साथ मशीनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके देगा और वो इसको कंबाइन करता जाएगा और उसको लास्ट में अंदर क्या कर देगा, पूरा कॉम्बिनेशन करके उसका एक प्रोग्राम बना देगा .exe एग्जीक्यूशन फाइल। तो लास्ट में जो प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूट होता है, .exe एग्जीक्यूशन फाइल बोलते हैं इसको, क्लास फाइल बोलते हैं इसको, सोर्स फाइल बोलते हैं, जो शुरू के अंदर लिखा जाता है प्रोग्राम। तो ये ही पूरा प्रोसेस के इसके अंदर बताया गया है कि जावा लैंग्वेज के अंदर सबसे फर्स्ट जावा लैंग्वेज हुई, उसकी कोई क्लास होगी तो क्लास जाएगी क्लास लोडर के अंदर और क्लास लोडर से फिर जाएगी JVM मेमोरी के अंदर, जो जावा वर्चुअल मशीन्स होती है उसकी मेमोरी होती है। तो जब उसकी मेमोरी में जाएगी तो उसकी डिफरेंट जावा वर्चुअल मशीन्स के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। जैसे मेथड एरिया होता है तो जावा वर्चुअल मशीन्स मेथड एरिया का यूज करता है, हीप एरिया हो गया, स्टैक एरिया हो गया, PC रजिस्टर हो गए, नेटिव मेथड्स हो गए। ये जावा वर्चुअल मशीन्स के पार्ट्स होते हैं जो भी मेमोरी है। अब उसके अंदर वो किस तरीके से काम करते हैं, जैसे एग्जीक्यूशन इंजन करेगा तो वो क्या करेगा, इंटरप्रेटर होगा, इसके अंदर जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स होगा और गार्बेज कलेक्टर्स होंगे। तो ये इसी के साथ में करेंगे। नेटिव मेथड इंटरफेस होगा, ये भी इससे जुड़ा होगा। नेटिव मेथड लाइब्रेरी होगी, वो इससे जुड़े होंगे। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो वो सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो ये पूरा उससे समझाया गया है डायग्राम से कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं। हमारे पास में सोर्स कोड से जावा लैंग्वेज की क्लास फाइल आई जिसको हम बाइट कोड फाइल बोला था, उसको हमने JRE के अंदर, JVM के अंदर JRE होती है उसके अंदर भेजा, क्लास लोडर के अंदर क्लास लोड कर दी, क्लास लोड कर दी। तो अब JRE रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर अब वो जाएगा JVM मेमोरी पार्ट के अंदर कि उस प्रोग्राम को कैसे सेव करना, उसमें क्या मेथड यूज़ किए हैं, क्या हीप एरिया उसका, PC रजिस्टर्स हैं, नेटिव मेथड्स वगैरह कौन से यूज़ कर रहा है। अब एग्जीक्यूशन साइड में जाएगा तो उसमें इंटरप्रेट करेगा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर गार्बेज वगैरह होगा तो उस पर जाएगा वो, और उसी के साथ वो और जैसे नेटिव मेथड इंटरफेस हो गया। जैसे नेटिव मेथड इंटरफेस को हम बोल सकते हैं कि जो मशीनरी लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा है, तो नेटिव मेथड लाइब्रेरी का इसमें यूज़ करेगा। तो जो मशीनरी कोड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, जैसे ये एग्जीक्यूशन हो गया, इसने इंटरप्रेट किया, जस्ट इन टाइम में गया गार्बेज कलेक्टर, तो उसका एक फीचर्स हो गया कि गार्बेज कलेक्ट कर देगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको। तो ये मेथड प्रोवाइड कराएगा और ये इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा और ये इसको लाइब्रेरी प्रोवाइड कराएगा। तो कोई भी लैंग्वेज होती है तो वो ऐसे ही नहीं होती कि सीधी ऐसे चल जाती है, उसके पीछे पहले पूरे फीचर्स वगैरह बने हुए होते हैं। तो ये उसी फीचर्स की बात कर रहा है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनी हुई होती हैं, कि उसमें इंटरफेस होता है, मेथड्स का, मेथड की लाइब्रेरी होती है, जो गार्बेज कलेक्टर की मैंने बात की थी कि जो मेमोरी एलोकेट करता है तो उसको क्या करता है, जैसे कंस्ट्रक्टर होता है वो मेमोरी को एलोकेट करता है, कोई भी प्रोग्राम्स होता है, और उसके बाद में उसको
डिकन्स्ट्रक्टर होता है वो मेमोरी को फ्री करता है वापस। तो वो क्या करता है, जो गार्बेज कलेक्टर मतलब कि जो मेमोरी फ्री होगी उसको वापस कलेक्ट कर लेगा। कोई भी प्रोग्राम आपने सपोज अगर आपने कोई फंक्शंस या मेथड बनाया है इसके अंदर, अब आपने कोई फंक्शन या मेथड बना दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद में उसकी जो मेमोरी हो गई तो वो किस में चली जाएगी, गार्बेज के अंदर चली जाएगी। 20 KB का आपने एक छोटी सी बीच में क्लास बनाई, उसके अंदर मेथड फंक्शन यूज़ की। अब वो थोड़ी देरी यूज़ होता है आपके सपोज करो प्रोग्राम में, उसके बाद में जब वो फर्स्ट टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। तो ये जो 20 KB की मेमोरी है तो उसको क्या कर देगा, वो गार्बेज में काउंट कर देगा और वो गार्बेज की साइड में भेज देगा। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, उस मेमोरी को वापस यूज़ कर सकता है। पहले गार्बेज में कलेक्ट करेगा इस मेमोरी को और दोबारा से एग्जीक्यूशंस के अंदर उस मेमोरी को यूज कर सकता है। तो ये मेन फंक्शंस या फीचर्स मान सकते हो गार्बेज कलेक्टर का, जिससे क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम या आप रन करवा रहे हो तो इससे वो क्या होता है कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है। कोई भी प्रोग्राम काफ़ी स्पीड से रन करता है। तो यही छोटे छोटे फीचर्स की वजह से जावा काफ़ी लंबे टाइम से अभी भी मार्केट में यूज़ हो रही है और इसका मल्टीपल फील्ड्स के अंदर यूज़ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में जो इसकी नेटिव मेथड लाइब्रेरी है वो भी काफ़ी सिंपल्स है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके जो डेटा मेंबर्स वगैरह होते हैं, जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो वो किसके अंदर सेव होते हैं, उसकी मेथड लाइब्रेरी के अंदर सेव होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट फीचर्स है उसको हम बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस इसलिए बोलते हैं कि जो जैसे गार्बेज कलेक्टर्स का ये फीचर्स इसमें यूज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, जो भी मेमोरी काम में नहीं आ रही तो उसको गार्बेज को फ्री करता जाएगा। इसके लिए क्या करना होता है कि जो प्रोग्राम को नई मेमोरी बार बार एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इससे जो प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूशन की स्पीड को इसकी फास्ट कर देता है। तो हम कह सकते हैं जावा इज़ फास्टर देन अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जावा काफ़ी फास्ट है जो ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके मुकाबले जावा काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बिकॉज जावा बाइट कोड इज़ क्लोज टू नेटिव कोड। नेटिव कोड आप यहाँ पे कह सकते हो जो मशीनरी कोड होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड में कन्वर्ट होता है। जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि JVM के अंदर जो क्लास लोड है, ये भी मैं यहीं पे बात कर लूँ, जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके बीच में JVM क्लास बनी हुई है। तो इसने क्या किया कि JVM क्लास के अंदर बाइट कोड रन हो गए JRE की वजह से। अब वो जो बाइट कोड है उसको तो हम बाइट कोड ही बोलते हैं, या क्लास एक्सटेंशन की वजह से क्लास कोड भी बोल सकते हैं आप उसको। अब ये क्लोज टू नेटिव कोड क्योंकि ये सीधा इंटरेक्ट कर रहा है यहाँ पे। जो यूज़र्स हैं उसको नहीं मतलब है कि आप बाइट कोड के अंदर क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है। इसके एग्जीक्यूशंस बाइट कोड का वापस एग्जीक्यूशंस होकर शो होता है, तब यूज़र को शो होता है जो भी डेटा वगैरह शो होता है, जो भी आपने एब्स्ट्रैक्शंस वगैरह यूज़ करके क्या शो किया है, क्या छुपाया है, अब यूज़र्स को वही दिखेगा जो आपने पब्लिक किया। तो यहाँ का जो बीच का प्रोसेस है बाइट कोड और नेटिव कोड, तो मशीनरी कोड दोनों क्लोज की तरीके से बिहेव करते हैं। उनके बीच के अंदर ऐसा कोई दीवार नहीं है, उसके बीच के अंदर ऐसी कोई वो नहीं है। तो उसके बीच में JVM सीधा बाइट कोड को होल्ड किए हुए है और ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा मशीनरी कोड के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये दोनों क्या होता है कि जब मिलते हैं JVM और ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरेक्शंस बढ़ता है तो सीधा क्लोज टू कोड होता है एक तरीके से। तो ये दोनों प्रोसेस क्लोज हैं। इट इज़ स्टिल लिटिल बिट स्लोअर देन ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। जैसे C++ है तो वो जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती हैं तो वो थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट होती हैं। कंपाइल्ड लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि
उसके अंदर बीच के अंदर वर्चुअल मशीन नहीं होती, जैसे JVM वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर जो क्या होता है कि आपका जो सोर्स कोड होता है या बाइट कोड तो उनके अंदर नहीं होता, उसको हम सोर्स कोड ही बोलते हैं, सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन के साथ में नेटिव कोड के साथ में इंटरेक्ट करता है। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी स्पीड फास्टर हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका सोर्स कोड हो गया, सीधा पहले बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा, उसके अंदर रन करेगा और फिर इंटरेक्शन करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा स्लोअर हो जाता है। इसलिए लिटिल बिट स्लोअर देने कंपाइलर लैंग्वेज। तो जैसे C++ होगा, उनका जितना जल्दी रिजल्ट देगा उतना जल्दी रिजल्ट कभी भी जावा का नहीं देगा। वो इसीलिए नहीं देगा क्योंकि आज के टाइम पे तो जैसे जैसे प्रोसेसर वगैरह की स्पीड बढ़े या कुछ भी बढ़े, पर उसके साथ में C की स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। तो उसका यही बेनिफिट है, इसलिए कि थोड़ा सा तो स्लो रहेगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है और इसके साथ में इंटरेक्शन करना ज़्यादा आसान है। तो इसलिए जो जावा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, वो ज़्यादा यूजेबल होती है। उसके बाद में यदि नेक्स्ट मैं बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड हम कह सकते हैं कि एक साइड में जैसे क्लाइंट है, दूसरी साइड में सर्वर है। तो क्लाइंट कोई यूज़र्स वगैरह होते हैं तो वो सर्वर के साथ में इंटरेक्शन करता है। जैसे जावा को हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से सर्वर बेस्ड लैंग्वेज भी हो सकती है कि ये सर्वर के साथ में इंटरेक्शन करना सिखाती है, जैसे इंटरनेट वगैरह के साथ में इंटरेक्शंस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरेक्शन करवाती है कि एक साइड में क्लाइंट बैठा है और दूसरी साइड में सर्वर क्या होता है, एक तरीके के डेटाबेस हो सकते हैं कि यहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है और यहाँ पे आपका क्लाइंट बैठा हुआ है। आज के टाइम पे आप हर चीज़ देखते हो कि कहीं से कोई एप्लीकेशन रन हो रही है, आप अपने फ़ोन पे देख रहे हो, बहुत सारे लाइव डेटा वगैरह के आप रिजल्ट देखते हो, चल कहीं रहा और दिख कहीं रहा, आप देख पा रहे हो। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वो उनके सर्वर पे डेटा चल रहा है और आप इंटरेक्शन कर पा रहे हो इंटरनेट की मदद से। तो आप हो क्लाइंट और सर्वर, तो इंटरेक्शंस का जो काम प्रोवाइड करवाया था, तो ये इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए ये नहीं होता है कि मतलब कि आपको क्लाइंट बेस्ड नहीं है, सर्वर बेस्ड लैंग्वेज भी हम इसको बोल सकते हैं कि आपको कि सीधा इंटरनेट पे ये नहीं है कि पहले आपको पूरी फाइल चाहिए उसके बाद ही आप उससे कनेक्ट हो, आप सीधा भी कनेक्ट हो जाते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज़ द achieved by robust networking, concurrency support एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग्स होती हैं तो उसको अचीव किया जा सकता है किसके द्वारा, रोबस्ट नेटवर्किंग के द्वारा या कॉन्करेंसी सपोर्ट के द्वारा। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, अब इसके अंदर आपको दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जैसे जो डेटाबेस के साथ में हम जो इंटरेक्शन करते हैं, तो उस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता है कि आपका प्रोग्राम किसी अगले जो भी कोई कंपनी होती है उसके सर्वर पे वो पूरा प्रोग्राम पड़ा है और आप अपने फ़ोन के अंदर उसमें इंटरेक्शन कर पा रहे हो। आज के टाइम पे ऑनलाइन इंटरनेट पे आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो फॉर्म आपके फ़ोन में थोड़ी होते हैं, वो अगले के सर्वर पे होते हैं, वहाँ से सीधा आप डेटा फिल करते हो, वहाँ पे वो डेटा सेव हो जाता है। जब चाहो आप उसको इंटरेक्शन करके यूज़र ID पासवर्ड के द्वारा नॉर्मल सिंपल देख सकते हो। तो वो क्या किसकी वजह से हो पाता है, जावा की वजह से या जो इंटरेक्शन लैंग्वेज होती है उनकी वजह से होती है। java.net पैकेज, जो रोबस्ट नेटवर्किंग के अंदर जो नेटवर्किंग किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो java.net पैकेज होते हैं उसके द्वारा हो सकती है। java.util कॉन्करेंट पैकेज, कॉन्करेंसी सपोर्ट करने के लिए तो फाइल बनाई जाएगी तो वो java.util.concurrent पैकेज बनाई जाएगी। नेटवर्किंग के लिए जो फाइल बनेगी वो जो java.net पैकेज बनेगी। और उसके बाद में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के लिए RMI रिमोट मेथड इन्वोकेशन इनेबल जावा ऑब्जेक्ट या डिफरेंट JVMs, तो डिफरेंट JVMs वगैरह पे रन कराने के लिए रिमोट मेथड इन्वोकेशंस को इनेबल कराने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये इसमें मेन फीचर्स थे इसके। और इसी के साथ में नेक्स्ट हम बात करेंगे
स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसको लगा देता हूँ पार्ट नंबर 3। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जावा का स्ट्रक्चर्स वगैरह और जावा किस किस तरीके से लिखी जाती है, उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह को हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।